हाँ, तो एफबीडी हमने बना लिया था. दैट वाज द काइंड ऑफ यू कैन से इंट्रोडक्शन ऑफ दिस थिंग्स. नाउ वी विल कम टू लॉज ऑफ मोशन. तो लॉज ऑफ मोशन जो है तुमने स्कूल के अंदर यू हैव हर्ड, राइट? सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट. कि क्या होता है फर्स्ट लॉ? An object in law. rest or motion continues until and unless an external unbalanced force सर अच्छा. इक्वेशन नहीं होगा क्या? चेंज इन इट्स क्या बेटा? सर एफबीडी में इक्वेशंस बनाना नहीं होगा? नहीं नहीं, एफबीडी में इक्वेशन बनाएंगे, लेकिन इक्वेशन बनाने के लिए वी शुड फर्स्ट नो द लॉज, कि कौन से लॉ के अकॉर्डिंग मैं इक्वेशन बनाऊं. ठीक है सर, थैंक यू. है ना? हाँ. सो अभी ये जो लॉ है हम सिर्फ इनका डेफिनेशन करेंगे, इनको अप्लाई कैसे करना है वी विल कम टू दैट लेटर. सो फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया. सर हाँ बेटा बोलो. हाँ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही यार क्लियर. योर वॉइस इज नॉट क्लियर बेटा. क्या बोल रहे हो? अरे क्या हुआ बोलो. सर मैं वीडियो बंद कर दूं क्योंकि उसकी वजह से आपका आवाज ब्रेक हो रहा है. ठीक है, वीडियो बंद कर दो चाहे. ठीक है. सर सेम प्रॉब्लम. लॉ ऑफ इनर्शिया. ठीक है. जो इनर्शिया जो वर्ड है, ओके, इनर्शिया वर्ड, इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूँ तो इनर्शिया वर्ड का मतलब होता है लेजीनेस. लेजीनेस. अगर तुमने इसका डेफिनेशन किसी ने बताया था, इफ समथिंग इज एट रेस्ट it will always be at rest until and unless an unbalanced force is applied on the object, right? This is the definition ना. So this is called laziness, कि जब तक कि तुम्हारे को थप्पड़ नहीं पड़ेगा तुम पढ़ाई और नहीं करोगे. ठीक है ना? एंड सो ये जो वर्ड है इनर्शिया जो वर्ड है, दैट इज द यू कैन से नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, nature of any object. तो इसको अगर मैं सिंपल डेफिनेशन में लिखना चाहूँ कि फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन क्या है, तो हम बोलते हैं. सर आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है. नहीं सर, आज नहीं हो रहा. नहीं सर, नहीं हो रहा बेटा. नहीं ये सर, तो नहीं हो रहा. बाकी लोग तो बोल रहे हैं सही आ रहा है. हाँ बराबर आ रहा है. बराबर आ रहा है ना? ओके. टू चेंज वीडियो ऑफ करने बोलो. हाँ, वीडियो ऑफ कर दो तुम अपना, उसकी वजह से तुम्हारा बैंडविड्थ थोड़ा सा कम हो जाता है ना. हाँ सर. चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट we need an external force, right? अब देखो इस वाले स्टेटमेंट को बोलने के देयर आर सो मेनी स्टेटमेंट्स. तुम बोल सकते हो कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल ऑलवेज बी एट रेस्ट. यार कितने लोग ये आते रहेंगे. सोहम माइक ऑन करो. सोहम सो इफ एन ऑब्जेक्ट इट एट रेस्ट, जैसे कि अपने इसका एग्जांपल लें. सो एक सपोज ये ऑब्जेक्ट इट एट रेस्ट पे है, ठीक है. सो इट विल ऑलवेज बी एट रेस्ट until
and unbalance forces applied. या फिर ये कह सकते हो कि सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेलोसिटी, तो हम लिखेंगे इफ इट इज मूविंग विद some velocity, so it will always be moving until external forces applied. forces applied. मतलब तो बेसिकली इन सबको अगर ना मिक्स करके अगर बोला जाए तो हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है ये एक जो भी ऑब्जेक्ट है उसका और नेचर है, और जो ये जो चीज है ना इनर्शिया, इसके लिए हम एक ऑल्टरनेट वर्ड भी काम में ले सकते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टेट जैसे अगर यहाँ पे बोलोगे उसका स्टेट कौन सा है, रेस्ट, यहाँ पे उसका स्टेट कौन सा है, मूविंग। तो इफ समथिंग इज मूविंग इट विल ऑलवेज बी मूविंग, इफ समथिंग एट रेस्ट इट विल ऑलवेज बी एट रेस्ट। So fundamental चीज क्या है, if you want to change the state of any object you need an external unbalanced force, right? हमें समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। अब देखो, अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि in NLM मतलब कि laws of motion, और you can say ट्रांसलेशन मोशन। क्या मतलब होता है ट्रांसलेशन मोशन का? हाँ भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन मोशन? अगर किसी ने नाम सुना हो तो। ट्रांसलेशन मोशन का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट, हाँ स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। नहीं वो तो कहते हैं सर्कुलर मोशन में भी होता है फिर। जैसे सर ये मैं ट्रांसलेशन मोशन क्या बताया? हाँ नहीं अभी तो मैंने अपने बताया नहीं, डेफिनेशन नहीं बताया मैंने। ओके। जैसे ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट है एक, राइट? इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक पार्टिकल सपोज ये है, एक पार्टिकल ये है, एक ये है, वैसे ही एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जा रहा है विद वेलोसिटी v, तो आफ्टर सम टाइम यहाँ पे आ जाएगा ना, Yes, sir. राइट? ये जो 6 पॉइंट थे यहाँ पे आ जाएंगे। तो ट्रांसलेशन मोशन का मतलब होता है कि ऑल पॉइंट्स of object have same velocity, same acceleration, same displacement. हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हैज टू बी सेम। जैसे ये जो है ये यहाँ से यहाँ गया, और जो ये वाला है ये यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो इन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो वेलोसिटी हुआ है, वो सेम है। इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है? तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसलेशन मोशन, इन ट्रांसलेशन मोशन the factor which is responsible inertia is mass। जैसे एक अपने सिंपल एग्जांपल, हाँ नहीं इसको मैं एग्जांपल समझाता हूँ ना। जैसे सपोज तुम लोग पढ़ाई करते हो, तो जब तुम्हारे एग्जाम पास में आने वाले होते हैं तो तुम पढ़ाई करते हो और ज्यादा करते हो ना। हाँ। और जब एग्जाम तुम्हारा बहुत दूर है तो थोड़ा कम पढ़ते हो, आराम से। बताओ। तो अब बताओ तुम्हारे स्टेट को चेंज करने वाला जो फैक्टर है वो क्या है, कि एग्जाम कितना दूर है, राइट? अगर एग्जाम पास में है तो तुम काम ज्यादा करते हो, एग्जाम अगर दूर है तो काम कम करते हो। तो दैट थिंग इज योर इनर्शिया। कि तुम्हारी जो लेजीनेस है उसको कौन डिस्क्राइब कौन कर रहा है, कि तुम्हारे एग्जाम कितने दूर हैं।
राइट। वैसे ही अगर किसी ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशन मोशन करना है, मतलब मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाना है, तो उसके अंदर जो फैक्टर डिसाइड करता है वो करता है मास। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो मैं उसको इजीली ले जाऊंगा वहां पे, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसको लेके जाना डिफिकल्ट है, ऑब्वियस सी बात है ना। यस यस सर। तो यस, तो ये है कि जब ट्रांसलेशन मोशन होता है तो जो इनर्शिया वाली चीज है, लेजीनेस वाली चीज है, उसको डिफाइन कौन करता है? मास। अगर किसी का मास ज्यादा है तो तुमको जो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो तुमको लगाना पड़ेगा वो बड़ा होगा। इफ द मास इज लेस देन you required a less force, right? It's common sense. So this is our first law of motion. तो फर्स्ट लॉ ने क्या बताया था, अगर मैं इन शॉर्ट में लिखूं, सो फर्स्ट लॉ ने क्या कहा था? वी नीड फोर्स, हमें फोर्स चाहिए अगर इफ आई वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। फिर हमारे पास में आता है सेकंड लॉ। क्या होता है सेकंड लॉ? मोमेंटम वाला। मोमेंटम वाला। सेकंड वाले ने बोला था कि भाई जो फर्स्ट लॉ है उसने बोल दिया कि फोर्स चाहिए, सेकंड लॉ ने बताया कि कितना फोर्स चाहिए, उसने उसका अमाउंट को डिफाइन किया। ठीक है, तो सेकंड लॉ से उसने बोला कि किसी भी सिस्टम पे जो फोर्स लगाते हैं, ठीक है, दैट इज बेसिकली डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, वेयर डेल्टा पी इज चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम। ठीक है ना। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं कि F इक्वल टू, सपोज मास कांस्टेंट है फॉर ऑब्जेक्ट, सपोज मास इज कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट है तो मैं क्या लिखूंगा? m v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी। तो क्या बन जाएगा? m इनटू, ये क्या होता है? v फाइनल माइनस वी एक्सेलरेशन। तो जो सेकंड लॉ था, देखो फर्स्ट लॉ ने क्या बोला कि वी नीड फोर्स, इफ यू वांट टू चेंज द स्टेट यू नीड फोर्स। सेकंड लॉ ने क्या बताया? हाउ मच फोर्स। इसने बताया कि फोर्स कितना चाहिए। अब देखो ना, अगर तुम्हारा मास कम है तो तुम्हारे पास फोर्स की रिक्वायरमेंट कैसी रहेगी? कम रहेगी। अगर मास तुम्हारा ज्यादा है तो तुम्हारी फोर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी। तो देखो ना, रिस्पॉन्सिबल कौन सा फैक्टर आ गया? मास। कि अगर मास ज्यादा है तो यू नीड मोर। तो मतलब जो फैक्टर था ना इनर्शिया वाला, उसको डिफाइन कौन कर रहा है? मास। तो ये हमारे पास में सर सेकंड वो लॉ था। आपने क्या लिखा है राइट हैंड साइड में? फॉर डैश एम इज कांस्टेंट। और ऑब्जेक्ट, भाई अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसका मास तो हम मान के चलते हैं ना कि कांस्टेंट रहता है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है तो भाई मास तो कांस्टेंट ही रहा, तो अपना मोमेंटम में चेंज क्या बन जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसने बताया कि हाउ मच फोर्स यू रिक्वायर्ड। थर्ड लॉ ने क्या बोला? क्या होता है थर्ड लॉ? मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में, एक्शन रिएक्शन, राइट? रिएक्शन एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक को मालूम है। तो इसने ये बोला कि यस, एक्टिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, राइट? टू डिफरेंट बॉडीज। हाँ, मतलब कि टू डिफरेंट बॉडीज बोल दो, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट बोल दो। तो देखो सबसे पहले क्या बोला फर्स्ट लॉ ने? क्या बोला? वी नीड फोर्स, तुम फोर्स लगाओ। जो सेकंड लॉ था उसने क्या किया? फोर्स लगा दिया कि ये लो हमने इतना फोर्स लगा दिया। फोर्स लगाने के बाद में क्या हुआ? तुमने एक्शन किया तो तुमको रिएक्शन भी मिला। तो दैट वाज आवर थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ हमारे पास में क्या बोलता है कि एवरी एक्शन, एक्शन का मतलब हुआ फोर्स, एस इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है। तो जैसे कि अगर ये हमारे पास में एक अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके नीचे ये एक और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। सो अगर नीचे वाले, अगर मैं इनको अलग अलग करके बना दूं, थोड़ा सा जूम करके अगर इनको देखूं ऐसे,
तो नीचे वाले ने ऊपर वाले के ऊपर फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, ये मैंने लगा दिया नॉर्मल। ये किसने लगाया? 2 ने 1 के ऊपर लगाया ना भाई, इसको मैंने बोल दिया 2, इसको हमने बोल दिया 1। तो ये जो फोर्स था ये लगाया 2 ने 1 के ऊपर। तो सेम इस पॉइंट पे अगर तुम देखो तो नीचे की तरफ जो मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, लेकिन ये लगाया है 1 ने 2 के ऊपर। 2 के ऊपर। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा एंड इक्वल एंड अपोजिट। सो ये सर पर देखो, नॉर्मल तो हाँ ऊपर की तरफ रखना सरफेस के है। ऊपर लगता है ना? हाँ ये सरफेस रहना चाहिए ना, सरफेस नहीं है ना इधर दोनों के बीच में। अरे वो सरफेस तो ये है ना, जो हमारा सिनारियो है वो तो ये है, वो तो मैं उसको अलग करके के दिखा रहा हूँ। इसका एफबीडी बनाया ये तो मैंने, ओके ये जो है ना ये तो एफबीडी है भाई, कांटेक्ट में है इसीलिए तो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। तो जब मैं उन दोनों का एफबीडी बना रहा हूँ ना, तो मैंने दोनों के एक्शन रिएक्शन वाले फोर्स दिखा दिए कि नीचे वाले ने ऊपर वाले पे लगाया, ऊपर वाले ने नीचे वाले पे लगाया, कांटेक्ट में है। पर नीचे तो mg लगता है ना, अरे एमजी कौन लगाता है? ऊपर वाला नीचे वाले पे। नहीं ना, अरे एक सेकंड, तुम्हारे ऊपर एमजी फोर्स कौन लगाता है? और हाँ तो अर्थ लगाती है ना, मैं तो ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, दोनों दो ब्लॉक। ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, हम तो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट और दोनों अर्थ की। नहीं है। हाँ अगर दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं तो कांटेक्ट फोर्स होना चाहिए ना, नॉर्मल फोर्स। हाँ Yes. तो मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। अगर ग्रेविटी होगी तो हम ग्रेविटी का फोर्स पे लगाएंगे, यस सर। ठीक है। सर तो ऊपर ये वाला ऑब्जेक्ट ऊपर के साइड में भी नॉर्मल लगाएगा ना? क्यों लगाएगा? कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ऊपर ही फोर्स है थोड़ी ना लगा सकता है भाई। अगर तुम ऊपर वाले का एफबीडी बनाओगे, ये लो इसका तुमने एफबीडी बनाया, ये हमारे पास में है M1, इसके ऊपर कितने फोर्स लगेंगे? एक तो ग्रेविटी लगेगा कहाँ की तरफ? हाँ। नीचे की डाउनवर्ड। तरफ। नीचे। फिर नॉर्मल फोर्स लगेगा। नॉर्मल इसके ऊपर लगेगा ऊपर की तरफ। और ये नॉर्मल है किसने लगाया? ये लगाया है M2, ठीक है। एक सेकंड, ये है, अरे अप्लाइड बाय M2 भाई। तुम उसके ऊपर कितने रखा हुआ था ना, तो कोई भी सरफेस कहाँ फोर्स लगाती है? अपने परपेंडिकुलर लगाती है ना। और वैसे ही अगर मैं इसका अपने एफबीडी बनाऊं, इसका M2 का, तो इसके ऊपर एक तो mg लगेगा इसका खुद का, जो कि मान लो कि अर्थ ने लगाया। अब बताओ, जो ऊपर वाली सरफेस थी उसने कहाँ लगाया? हाँ भाई ऊपर की तरफ। नीचे लगाएगा ना भाई। ये सरफेस कहाँ की तरफ फोर्स लगा सकती अच्छा हाँ, है? ये नीचे लगाएगा, ये नीचे लगाएगा। बताया था नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज पुशिंग फोर्स। पुशिंग फोर्स। नॉर्मल हमेशा पुश करता है, पुल थोड़ी करता है। ये सरफेस कहाँ पुश करेगी? नीचे की तरफ। तो इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा नॉर्मल। तो ये नॉर्मल किसने लगाया? हाँ मतलब हर अर्थ की तरफ भी नॉर्मल लगाएगा? अरे जो कांटेक्ट में रहेगा वो लगाएगा ना। क्या अर्थ उसके कांटेक्ट में है? अच्छा सर मतलब है। दो साइड पे लग रहा है एक ही सरफेस का नॉर्मल फोर्स। दो साइड कहाँ लग रहा है सर एक M1 का नीचे वाला पूरा ऊपर surface वाले के पे ऊपर लगा रहा है, ऊपर वाला नीचे वाले पे लगा रहा है। ओके एक सेकंड, ये मुझे बताओ कि एफबीडी का डेफिनेशन क्या होता है? अब नहीं एक सेकंड, एक सेकंड। अभी जिस बच्चे ने ये बोला ना कि सर मैं एक के ऊपर भी लग रहा है नीचे भी लग रहा है, उसी को बोलने दो। बताओ क्या नाम है तुम्हारा? हाँ सर, ओम। नाम बताओ पहले। ओम ओम मालोडे है ना? हाँ सर। हाँ बेटा तुम्हारी बहन तुमको ना बहुत मारेगी अगर तुम ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन पूछोगे तो। तुम्हारी बहन को 5 साल पहले मैंने ये पढ़ाया था। हाँ सर पता है ना? तो बताओ पहले मुझे बताओ कि एफबीडी का डेफिनेशन क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम का? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ऑन द बॉडी, राइट। तो अब हाँ। मुझे बताओ, इफ आई एम मेकिंग द एफबीडी ऑफ M1, तो मैं M1 के ऊपर लगने वाले सारे फोर्स लगाऊंगा ना। तो M1 पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है? एक तो मैं अर्थ लगा रही है, हाँ सर। और एक कौन लगाएगा? उसके जो नीचे ब्लॉक बैठा हुआ है M2, वो लगाएगा ना कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल कहाँ की तरफ लगाएगा?
ऊपर की तरफ, ऊपर। क्योंकि कोई भी सरफेस हमेशा अपने परपेंडिकुलर फोर्स लगाती है नॉर्मल, और नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज पुशिंग फोर्स, इट इज ऑलवेज आउटवर्ड। तो आउटवर्ड मैंने लगाया ऊपर की तरफ, तो नीचे वाले की सरफेस तो ये है ना, ये देखो जिसको मैंने ये क्या ब्लू किया है, तो ये सरफेस कहाँ की तरफ लगाएगी फोर्स, ऊपर की तरफ लगाएगी ना, तो इसने M1 पे अपने ऊपर की तरफ लगा दिया। अब इसके बाद करते हैं M2 की। ये जो अपना M2 ब्लॉक है, इसके ऊपर एक तो mg लगाएगा अर्थ, वो तो लग ही गया, लेकिन इसके ऊपर नीचे जो तुम्हारा ऊपर वाला ब्लॉक है M1, उसका जो सरफेस है वो ये है, ये वाला जिसको मैंने ब्लू किया है अभी, ये कहाँ की तरफ लगाएगा, नीचे की तरफ लगाएगा ना, क्योंकि इसका जो नॉर्मल है वो नीचे की तरफ आएगा, अवे पुशिंग फोर्स। और ये क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर, M1 ने M2 पे लगाया, M2 ने M1 पे लगाया, तो एक्शन रिएक्शन पेयर आर इक्वल एंड ऑपोजिट। हमने लिखा एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एंड एक चीज और लिखनी होती है, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो अगर मैं इसको एक्शन बोल रहा हूँ, ये अगर मेरे पास में एक्शन है, तो ये क्या बन गया, रिएक्शन बन गया। अगर मैं इसको एक्शन बोलूंगा नीचे वाले को, तो ऊपर वाला रिएक्शन बन गया। फाइन, ठीक है सर। हाँ हाँ, तो हमने ये देखे कि हमारे पास में देयर आर 3 लॉज। फर्स्ट लॉ कहता है कि वी नीड फोर्स, सेकंड लॉ ने बोला कि ओके हाउ मच, तुमको कितना फोर्स चाहिए उतना तुमको मिलेगा। थर्ड लॉ ने आके बोला कि ठीक है, अब तुमने फोर्स लगा दिया तो अब क्या होगा, तुमने एक्शन किया तो उसका रिएक्शन भी होगा। ठीक है, तो ये तो लॉज है। अप्लाई करना कैसे है, तो हमने एफबीडी बनाए थे, उसके अंदर थर्ड लॉ हमने देख लिया था, राइट। yes. सो आज हम करेंगे फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था फर्स्ट लॉ, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट विल Tends to ऑलवेज बी stay एट। at rest. सो अगर मैं इसको ये कह दूं कि इफ एफ नेट इज 0, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एफ नेट 0 है, तो मतलब क्या हुआ, क्या होगा, नो चेंज। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। नो, नहीं नहीं नहीं, क्यों, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट भी तो हो सकता है। नो चेंज इन स्टेट, एंड दिस इज वाइसा वर्सा। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो एफ नेट को 0 होना ही पड़ेगा। किसके लिए, क्या हम रिपीट कर सकते हैं? ओके, इफ एफ नेट इज 0 देन there is no change in the state of any object, right? Yes. अब अगर इसी स्टेटमेंट को मैं रिवर्स करके बोलूं, अगर तुम्हें कोई बोले कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो तुम क्या बोल सकते हो कि एफ नेट को F net 0 0 होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा ना, कंपल्सरी है। डिसीजन, ये जो अपना एरो होता है ना, इसका मतलब होता है वाइसा वर्सा, अच्छा, कि अगर मैं यहां से यहां भी जा सकता हूं और इस वाले स्टेटमेंट से यहां भी आ सकता हूं। इट्स लाइक भाई बहन, अगर तुम उसके भाई हो, ठीक है, तो सामने वाला भी तुम्हारा भाई है ना, तो वाइसा वर्सा। ओके। ओके, अब इसका भी हम स्पेशल केस करेंगे आज के लिए। हम अज्यूम करेंगे केस 1, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसा है ना, रेस्ट पे है, एंड एफ नेट कैसा है, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी एट रेस्ट, सॉरी है ना। यस, तो इसके एग्जांपल करेंगे आज। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल करके चलते हैं। सपोज एक सरफेस के ऊपर हमने एक मास रखा हुआ है m, ये एक सरफेस है। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स, व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स
अप्लाइड बाय सरफेस। तो पहले क्वेश्चन को एनालाइज करो, तुम्हें क्या बोला है, एक ऑब्जेक्ट कैसे रखा हुआ है, राइट, और तुम्हें दिया हुआ है कि वो ऑब्जेक्ट कैसा स्टेशनरी है, और वो हमेशा ही स्टेशनरी है। तो तरंग कौन सा लगेगा लॉ? फर्स्ट लॉ, मतलब कि ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए, राइट। तो देखो, तो मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा पहले। तो इसका एफबीडी बनाओगे कैसे, कि ये मेरे पास में मास, यहाँ की तरफ क्या फोर्स लग रहा है, mg, ये तो सरफेस है, ये कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगी, अपने ऊपर की तरफ नॉर्मल। क्या हमारे पास हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है? नहीं। नहीं है, तो उसको छोड़ दो। अब बताओ, अब अगर ये अपना एफबीडी बन गया, नाउ आई विल से एफ एक्सटर्नल हैज टू बी 0। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। तो बताओ, अगर मुझे mg और n का जो रिजल्टेंट है उसको भी 0 करना है, तो एक फोर्स है ना नीचे की तरफ है, एक फोर्स ऊपर की तरफ है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। दो वेक्टर, तो मैं लिख दूंगा कि f को अगर मुझे 0 करना है, तो दैट मीन्स नॉर्मल शुड बी इक्वल टू mg। ये हमारे पास में आंसर आ गया। तो हमने जो पहले वाली क्लास में, कल वाली, परसों वाली क्लास में किया था ना हमने, तो हमने एफबीडी बनाया था बस। आज हमने उस एफबीडी से इक्वेशन लिखी कि इक्वल है कि नहीं। फाइन। हाँ सर। चलो अब मुझे और करके बताओ। फिर मतलब यहाँ पे नॉर्मल फोर्स mg होगा ना? नॉर्मल फोर्स mg के इक्वल है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट उधर ही रेस्ट में है, स्टेशनरी है। यस। तो सपोज तुम्हारे पास में एक अपना ब्लॉक रखा हुआ है 3 kg, इसके ऊपर रखा हुआ है 2 kg। दिस इज सरफेस 1, दिस इज सरफेस 2। तो हमसे पूछा फाइंड नॉर्मल एट 1, नॉर्मल एट 2। चलो बताओ। तो पहले तो इसका एफबीडी बनाओ अच्छे से, और फिर मुझे आंसर बताओ। तो सबसे पहले तो इसके अच्छे अच्छे एफबीडी बनाओ। हो गया। हो गया? तो देखो, तो सपोज हो गया ना, ठीक है। तो हमने जो ऊपर वाला ब्लॉक था, सपोज इसको हमने बोल दिया ए, और नीचे वाले ब्लॉक को बोल दिया बी। तो पहले एफबीडी बनाते हैं। तो पहले हमने ऊपर वाले का बनाया। ओ पाइजे, माइक बंद करो। ये हमारे पास में ऊपर वाला ब्लॉक है, इसके ऊपर यहाँ पे फोर्स लगेगा, ये मैंने लिख दिया ए। इसके ऊपर mg फोर्स लगेगा। कितना आएगा mg फोर्स इसका? 20। जी की वैल्यू जब तक कि मैं कुछ ना बोलूं तुम 10 ही लेना, और अगर पेपर कभी और मैंने बनाया है तो चाहे मैं कहूं या ना कहूं, जी इज ऑलवेज 10। ठीक है। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हैं, तुम्हारा कैलकुलेशन चेक नहीं कर रहे हैं। अरे क्या हो गया? कारण
करण ने तो आपकी फोटो लगाई है सर। अरे कौन है भाई ये करण? करण ने बेटा आपकी बहुत फोटो फिट हो लगाई गया, थी। बहुत फिट हो गया। है कौन है? नहीं दिख रहा सर। कहाँ पे? भाग गया। चला रुको गया ना सर। वेटिंग। भाग एक गया ने सर। एक ने सर उसने हिंदुस्तानी भाव का उसने लगाया चैट हमको। मुंह में हिंदुस्तानी लगाया, भाव। नहीं, फिर उसने चैट में लगाया। आपने देखा उसने चैट में क्या लिखा था? हाँ वही वही मैंने भी पढ़ा। बेटा ऐसी चीजें क्यों पढ़ते हो जब तुम्हारे पास पढ़ने के लिए इतनी अच्छी चीजें होती हैं तो? हाँ 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 क्या लेकिन लिखा था सर? नहीं। हाँ ये रहने देखो दो, कितना सर वो था कितना- कौन? रहने दो। नहीं नहीं नहीं, देखो ना कितना क्यूरियस हो गया सर, क्या लिखा था, मुझसे कैसे मिस हो गया। और इनकी आंखें तो कितनी तेज हैं, मतलब क्वेश्चन के लिए तो हमको सर स्क्रीन है ना क्लियर भी चाहिए, इंटरनेट भी सही चाहिए, बाकी कुछ पढ़ने के लिए तो कोई बात नहीं, हम एक झटके में पढ़ लेंगे सब कुछ, है ना। हाँ चलो ठीक है। mg इज एट 20 kg राइट। यस। अब जो तुम्हारा ब्लॉक बी है, ब्लॉक बी और ब्लॉक 1 इनकी एक सरफेस कांटेक्ट में है, तो जो नीचे वाली सरफेस है वो ऊपर वाले ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लगाएगी नॉर्मल, तो उसको सपोज मैंने बोल दिया नॉर्मल 1, बस इतने फोर्स लगेंगे उसके ऊपर, तो है ना। हाँ सर। अब हम बनाते हैं ब्लॉक। नहीं लगेगा क्या? हाँ क्या बोल रहे हो? अब बात करते थे इसका नीचे वाले का, ब्लॉक बी का। ब्लॉक बी जो है उसका एक तो mg लगेगा नीचे की तरफ, mg कितना हो गया 30 न्यूटन। एक जो ये जो सरफेस है पहले और इनके बीच का जो नॉर्मल फोर्स है वो है n। तो बताओ जो ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले पे कहाँ की तरफ लगाएगा नॉर्मल? नीचे की तरफ। तो ये तो नीचे की तरफ हमारे पास में लग गया नॉर्मल, जिसको मैंने बोल दिया n। अब जो ये वाली सरफेस है, नीचे वाली सरफेस भी एक लगाएगी नॉर्मल फोर्स, ऊपर की तरफ 3 kg पे। कहाँ की तरफ? ऊपर की तरफ। पर तो सपोज उसको मैंने बोल दिया n डैश, और ये था मेरे पास में n1 था ना, ठीक है, उसको n ही बोल देते हैं फिर अगर हमने कुछ। तो n1 कैसे आया नीचे? अरे तो ऊपर वाले अपने इनको देखो ना ब्लॉक को, जो 2 kg और 3 kg की कांटेक्ट वाली जो सरफेस है, ये वाली जो मैंने अभी बनाई है ब्लू वाली, वो दिख रही है। तो 2 kg और 3 kg के बीच में जो फोर्स लगेगा कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल, ठीक है, वो है 2 kg के ऊपर, वो है 2 kg पे तो लगेगा ऊपर की तरफ, और 3 kg पे कहाँ की तरफ लगेगा? नीचे की तरफ, ना एक्शन रिएक्शन इक्वल हो ठीक है ना। अब देखो, अब हमने एफबीडी बनाई, ये काम हमने पहले भी किया था, बट अब हम क्या बोलेंगे? ऑल आर एट रेस्ट। अगर सब रेस्ट पे हैं तो मैं बोलूंगा कि एफ नेट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। तो यस सर। जब मैं इसको 0 करूंगा तो n1 की क्या बन जाएगी? 20। जब इसको करूंगा तो क्या बोलूंगा कि मतलब कि ये वाला फोर्स इक्वल टू ये वाला फोर्स, दो वेक्टर का सम। हाँ सर पर बी पे तो ऊपर वाले का भी mg लग रहा है ना। mg क्यों लगेगा? mg फोर्स कौन लगाता है? ब्लॉक लगाता है कि मतलब अर्थ लगाता है? और फिर लेकिन भाई उसका mg तो लगेगा ना। ऊपर वाला ब्लॉक mg नहीं लगाएगा, वो लगाएगा नॉर्मल, क्योंकि सरफेस सिर्फ और नॉर्मल फोर्स ना लगा सकती है ना, तो mg फोर्स तो अर्थ लगाती है ना, ब्लॉक थोड़ी लगाता है। अरे देखो, एक चीज है में इक्वल होना और एक होता है वही होना, दोनों में डिफरेंस है ना। नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर है, लेकिन तुमने mg फोर्स नहीं लगाया उसके ऊपर, तुमने क्या लगाया? नॉर्मल, ठीक है। और यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी? n इक्वल टू 30 प्लस n1। तो यहां से n का वैल्यू क्या बन जाएगा? 30 प्लस 50। दैट इज मतलब सर बी पे 50 होगा ना। क्या बी पे 50? क्या है बी पे? mg। कौन सी सरफेस का भाई? तो यू हैव टू स्पेसिफाई ना। सर वो ब्लॉक मतलब सेकंड फिगर आपने लिखा है।
यस, तो तुम बोलोगे कि नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन ब्लॉक बी इज 50 न्यूटन। तो यहाँ पे लिखोगे ना कि नॉर्मल अप्लाइड बाय ग्राउंड ऑन ब्लॉक बी इज 50 न्यूटन। सर तो कोई कोई ऐसा वेटिंग रूम क्वेश्चन में दो ना जिसमें नॉर्मल का वैल्यू mg के बराबर नहीं है। नहीं होगा, अभी उसमें आएंगे जब एक्सेलरेशन वाले जब क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर आएंगे, वो भी आएंगे। सर कोई तो वेटिंग रूम में। होने दो, जब तक ग्रुप पे नहीं आएगा मैसेज उसका कि मैं बाहर हूं, मैं उसको अंदर नहीं लाऊंगा। कुछ अलग होते रहते हैं। कौन है? नहीं होने दो, मैसेज करने दो ग्रुप पे, फिर देखें। हाँ ठीक है, ओके अब देखते हैं। टेंशन की बात करते हैं। सर 1 मिनट निकलो ना। रुक जानना पहले और लिखने दो दे। ये 3 kg, 4 kg, 6 kg। ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2, ठीक है। तो मुझसे पूछा है फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर तुम किसी चीज को हैंग कर दोगे तो वो तो इक्विलिब्रियम में है ना। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? पार्टिकल हमेशा स्टेशनरी है। तो बताओ कि स्ट्रिंग में कितना टेंशन है। तो जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई भी कर दूं, सपोज इस वाले को मैंने बोल दिया T, इसको मैंने बोल दिया T1, इसको मैंने बोल दिया T2। तो फाइंड वैल्यू ऑफ T, T1 एंड T2। सर हो गया? 1 मिनट सर। यस सर। तो सबसे पहले देखो, कहते शॉर्टकट नहीं मारने, अभी भी कह रहा हूँ। सबसे पहले प्रॉपर एफबीडी बनाओ जो हमने बनाए थे उस दिन। यस सर, उसके बाद बनाए ना, तो पहले Yes, sir. सपोज अगर इसके अंदर इसको देखे क्वेश्चन, ये वाला 1 वाला, तो मैंने यहाँ पे बनाया ब्लॉक। इसमें यहाँ तो क्या लगेगा? इसका mg फोर्स
है ना, तो mg फोर्स कितना बन जाएगा 30 न्यूटन। 30 स्ट्रिंग इसके ऊपर देखो, स्ट्रिंग फोर्स हमेशा कैसा होता है, पुलिंग फोर्स, Pulling. एंड ऑलवेज Upward अलोंग द direction. लेंथ, तो वो यहाँ की तरफ लगेगा, ये लगेगा टी। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है तो छोड़ दो और लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं लिखूंगा कि नॉर्मल? आई, कौन सा नॉर्मल बताओ ना, किसके कांटेक्ट में है ये? कांटेक्ट में ही नहीं हाँ है, कॉन्टैक्ट normal में, to कॉन्टैक्ट surface ही में नहीं। नॉर्मल है। ओके ओके तो ओके जब किसी सरफेस पे रखा ही नहीं है तो नॉर्मल फोर्स आएगा ही नहीं। मैं बोलूंगा कि ओके आई नो कि एफ नेट हैज टू बी 0, तो मतलब कि टी शुड बी इक्वल टू 30 न्यूटन। न्यूटन ना। भाई एक ऊपर लग रहा है एक और नीचे लग रहा है, दोनों को बराबर होना पड़ेगा। यस सर। यस सर। ओके, अब इसकी बात करते हैं क्वेश्चन 2 में। तो क्वेश्चन 2 में पहले इसका एफबीडी बनाते हैं 6 kg वाले का। तो ये बनाया 6 kg का, यहाँ पे इसका mg फोर्स लगाया तो कितना आ जाएगा mg फोर्स 60। इसके ऊपर तो एक ही रस्सी बांधी हुई है और वो जो स्ट्रिंग है वो कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगी, इस पे ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। तो सपोज ऊपर की तरफ फोर्स लग गया T1, बस इतना ही लग रहे हैं। आई नो इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो पहली क्वेश्चन क्या लिखूंगा, शुड बी इक्वल टू 60 अब न्यूटन। ऊपर वाला, अब इसका बनाते हैं एफबीडी। इसके ऊपर एक तो इसका mg लग रहा है हाँ 40, एक जो ये वाली स्ट्रिंग है ये कहाँ की तरफ इसको पुल कर रही है, नीचे की तरफ कर रही है ना। हाँ तो यहाँ की तरफ क्या लग रहा है इसके ऊपर T1। और जो ऊपर की स्ट्रिंग है वो ऊपर इसको खींच रही है, तो ऊपर क्या लग रहा है T2। अब इक्वेशन क्या बनेगी, T2 इक्वल टू T1 T1 प्लस प्लस 100 भाई। तो मेरे पास में T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। 100 ऐसा। सर हाँ पर हम इसको mg लिए बिना सॉल्व कर सकते हैं या फिर mg लेना ही पड़ेगा? अभी mg के बिना कैसे सॉल्व करोगे बताओ। हाँ वो तो है। पर सर ये जो अगर ये 6 kg वेट, एक मिनट सर, हाँ ये 6 kg का जो वेट है, अगर वो अगर हमने बीच में उसका वेट बढ़ा दिया, मतलब समझो तो हाँ तो हो जाएगा ना, बदल जाएगा ना। T1 की वैल्यू भी तो अपने पास चेंज हो जाएगी। अच्छा, तो उसका भाई अगर सेपरेटली कोई वेट नहीं ऐड करना है ना? नहीं, क्यों करना है भाई, क्या इसके जो ऊपर वाला ब्लॉक है जो ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसके ऊपर एक तो mg लग रहा है, दो टेंशन लग रहे हैं। ठीक है, हेलो यस सर। हाँ चलो देखो, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए सारे क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन वाले किए। सिंपल सी बात है, इफ आई वांट टू ऐड टू वेक्टर्स, अगर एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है F, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है मतलब F डैश, एंड इफ F नेट इज 0, तो मैं कह दूंगा ना कि मतलब कि F को अपने इक्वल होना पड़ेगा F डैश के। लेकिन अगर मान लो फोर्सेस आर एट सम एंगल, तो क्या करोगे, देन यू शुड नो कंपोनेंट्स। जैसे हमने, है ना, तो जैसे कि अपने कंपोनेंट वाला एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज एक बहुत बड़ा स्फेयर है, ठीक है, एक यहाँ पे वॉल है, वॉल, और इसका ये जो सेंटर है इसको मैंने बांधा हुआ है, रस्सी से बांधा हुआ है, स्ट्रिंग से एक रोप ऐसे बांधी हुई है, और ये एंगल मेरे पास में है थीटा, इसका मास है m। तो फाइंड
टेंशन एंड नॉर्मल। बताओ, चलो सॉल्व करो। भाई अगर स्ट्रिंग नहीं होती तो पूरा ब्लॉक नीचे गिर जाता ना। हाँ सर। हाँ, तो अब मैंने स्ट्रिंग बांधी हुई है। और स्क्रॉल अप करो। हाँ, बस बस। ऑब्ट्यूज एंगल बने। हाँ ऑब्ट्यूज एंगल बने। अबे ऑब्ट्यूस एंगल कैसे बन सकता है बताओ यार। एक्यूट है ना। सॉरी सर, हाँ वही वो गलती से। ऑब्ट्यूस एंगल तो बन ही नहीं सकता, नहीं तो ऊपर चला जाएगा तुम्हारा स्फीयर। यस सर। सर हो गया। क्या आया बताओ। सर नॉर्मल फोर्स आया टी साइन थीटा। ओके, सर और फिर टी कॉस थीटा इक्वल टू mg आ रहा है। हाँ सर नॉर्मल mg tan थीटा आ रहा है और जी टेंशन tan थीटा, हाँ मतलब t sin थीटा में mg cos यस यस mg यस by cos देखो, थीटा डाल। यस यस अब देखो इसके ऊपर इसका एफबीडी बनाते हैं, तो ये बन गया इसका, ये सपोज हमने बना दिया इसका मास। ठीक है, यहाँ की तरफ क्या लगेगा mg। नॉर्मल फोर्स तो यहाँ से जाएगा ना एकदम हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि जो हमारी वॉल है वो एकदम परपेंडिकुलर है, तो यहाँ की तरफ हमारे पास में क्या लग गया नॉर्मल। और स्ट्रिंग कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगी अलोंग द लेंथ। स्ट्रिंग ने यहाँ की तरफ, सर कोई तो वेटिंग रूम में है। होने दो, मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में। तो भी करते तो कौन ग्रुप में है भाई। अबे तुम यहाँ पे पढ़ाई करते हो कि तुमको अपने दिखता है सुमित्रा और ऊपर चंदेला कौन है। नोटिफिकेशन आया था। ऊपर नोटिफिकेशन आया। हाँ सर मुझे भी तुम्हारी नोटिफिकेशन। तुम्हारी आंखें नहीं, देखो ना डिलीट हो गया मैसेज। कौन से ग्रुप की बात कर रहे हो? इस नाम का तो कोई बंदा नहीं है, तो भी विवेक नाम का है सर लड़का। विवेक नाम का एक से विवेक नाम जून का है बैच में है सर। आपके सामने फिर डिलीट क्यों कर कल भी दिया, था। डिलीट क्यों कर दिया फिर उन्होंने मैसेज। कोई बात नहीं, आने दो मैसेज। चलो अब देखो, हमको कौन सा एंगल दिया हुआ है, हमको ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ ना कि तो यहाँ का एंगल भी क्या बन जाएगा थीटा ना, तो ये एंगल हमारे पास में थीटा बन गया। ठीक है, अब हम कंपोनेंट, हमने इतना काम किया था लास्ट क्लास तक, अब हम कंपोनेंट करेंगे। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे बना दिया, ये हमारे पास y एक्सिस, ये हमारे पास में x एक्सिस, यहाँ पे फोर्स लग रहा है नॉर्मल, यहाँ पे क्या लग रहा है mg। इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा टेंशन का, टी कॉस थीटा। टी टी कॉस कॉस थीटा। टी कॉस्ट ऊपर की तरफ, क्योंकि वहां पे एंगल बन रहा है, और यहाँ की तरफ टी साइन थीटा। अब तुमको एक चीज बताई थी, अगर किसी पॉइंट पे
if f net is 0 that means f उसके x कंपोनेंट भी 0 होने चाहिए और y कंपोनेंट भी 0 होना चाहिए, तभी तो वेक्टर हमारा 0 बनेगा। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं कि t sin थीटा should be equal to n and t cos theta should be equal to mg। ठीक है, तो यहाँ से चाहो तो थीटा भी निकाल सकते हो या फिर अपने कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास t का वैल्यू बन जाएगा mg बाई cos थीटा इक्वेशन 1, और इस t को अगर यहाँ डाल दोगे तो क्या बन जाएगा नॉर्मल n mg tan इक्वल थीटा टू mg tan थीटा। mg tan थीटा इक्वेशन 2। सर फिर से आया थीटा तो रहेगा। हमें क्या ढूंढना था सर? बस यही तो ढूंढना था ये ढूंढना था ना। हाँ हाँ, ये कोई question टेंशन और वो ये। ओके ठीक है, हाँ हाँ चलो और करो और करो। सर एक मिनट सर सर। वापस आया मैसेज, क्या वेटिंग रूम वाला। क्या मैं नहीं ना, डिलीट हो गया फिर से। हाँ कर दिया। हाँ सर कोई तो ही विनोद विनोद नाम का है। विनोद। नहीं ये तो कोई नहीं है सर क्लास में। सर एडमिट मत करो। बेटा तुम एक बात याद रखना, देखो ये कोई भी बच्चा है इस नहीं इसको मीटिंग का आईडी पासवर्ड तुम में से कोई देता है ना? जील का आइडिया है क्या? जील का है कोई है? नहीं, जो अपना मीटिंग का जो आईडी पासवर्ड होता है कोई भी है फॉर्मेट ना? मार नहीं पर जील का आईडी पासवर्ड है सर उसके पास। नहीं, अरे जील का आईडी पासवर्ड, इसका मीटिंग का आईडी पासवर्ड तो अपने उस पर डालते हैं ना, व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे डालते हैं। और कोई कैसे आ सकता है बाहर का? तो हाँ उसको सर, कोई ना आईडी तो देते हैं। सर उसको कोई बाहर कोई का नहीं आ सकता, ये जील का ही हमारा होता है। हाँ, जिस दिन मेरे हत्थे चढ़ गया, और अभी नहीं तो 1 महीने बाद में, 2 महीने बाद में, 6 महीने बाद में, 1 साल बाद में, 2 साल, क्योंकि तुम तो मेरे साथ में 2 साल तक हो, है ना बेटा, उसको गोली मार दूंगा देखना। ठीक है, हाँ, तो अगर तुम में विनोद से है सर। जो भी तुम्हारा दोस्त है ना, बता देना उसको, है ना, जो भी है छोड़ूंगा नहीं उसको, है। सर थाने का आईडी लिखा है उसने। अरे थाने का हो चाहे कहीं का हो, नहीं सर, और अपने आईडी कांटेक्ट, अरे अपने कांटेक्ट बहुत है ना। ठीक है, चलो आगे आते हैं। सर एक बार हाँ, ये टी साइन थीटा को इक्वेट क्यों किया mj के साथ में? क्योंकि देखो ना, उसका एक्स कंपोनेंट को तो अपने 0 करना है ना। अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है तो उसके एक्स कंपोनेंट भी 0 होना चाहिए और वाई कंपोनेंट भी हाँ 0 हाँ होने चाहिए, यस सर है ना। यस सर हमने कर दिया। थैंक यू अब जैसे और बात करते हैं, जैसे ये हमारे पास में एक वेज है, ये एंगल थीटा है और ये पूरा फिक्स है। यहाँ पे एक ऐसे लगा रखा है, ये स्ट्रिंग बांधी हुई है, और यहाँ पे एक अपना ब्लॉक रखा हुआ है। अब मुझे बताओ इस ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं? हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक? 3 जी नॉर्मल टेंशन 3 और 4। तो हम बोलेंगे 3 इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ग्रेविटी, एक हमने स्ट्रिंग लगाई हुई है तो स्ट्रिंग भी फोर्स लगाएगी, और एक ये हमारे पास में कांटेक्ट में क्या है, सरफेस है, तो हमारे पास में क्या लगेगा, नॉर्मल। और ये भी कह सकते हो कि यार इसको मैंने स्ट्रिंग से बांधा हुआ है तो ये ब्लॉक तो स्टेशनरी रहेगा, राइट। तो मुझे पता है कि इन सबको मिला के जो एफ नेट है उसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। यस सर क्योंकि अगर मैं हैंग कर दूं तो अब मुझे करके बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल। सर एक बार स्क्रॉल अप करो ना। हाँ,
सर हम लोग n को डायरेक्टली t sin थीटा क्यों नहीं लिखे सर, वो भी तो चलता ना। हाँ तो मैंने अपने लिखा ही तो है n को अब t sin थीटा। नहीं सर, पर फाइनल आंसर में तो n नहीं इज हमको इक्वल भाई, टू। नहीं नहीं नहीं, तो तुमको देखो ना, हमको क्वेश्चन में क्या 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 दिया हुआ है। हमको अपना थीटा दिया हुआ है और m दिया हुआ है, तो आंसर n हमारा दिया हुआ। उसी फॉर्म में आना चाहिए ना। टेंशन तो खुद है ना, वेरिएबल है। अच्छा यस सर। सर नीचे वाले में क्या फाइंड करना है? टेंशन एंड नॉर्मल। हो गया सर। अभी हो गया सबका, बाकी लोगों का भी। यस सर। Sir, scroll up for a while. Thank you, sir. Done. क्या? ओके।
हाँ भाई देखो, तो सबसे पहले वही वी हैव टू मेक द फ्री बॉडी डायग्राम। तो बनाओ। तो हमने क्या किया, इस लाइन को बना लिया एक्सिस, ठीक है। अब जहां भी तुमको एक्सिस बनाना है, इट इज कंप्लीटली योर चॉइस, तुमको कोई कुछ नहीं कह रहा है। ये लो, यहाँ पे क्या फोर्स लगेगा, mg mg। ये हमारा ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन ना, क्योंकि ऊपर है स्ट्रिंग, और फिर तो नॉर्मल भी लगेगा। ऊपर और ये हमने लगा दिया टेंशन। लेकिन जो नॉर्मल लगेगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू सरफेस ना। यस तो ये हमने परपेंडिकुलर बना दिया और इस लाइन के अलोंग बना दिया नॉर्मल। अब अपना एंगल देखो। टेंशन है। हाँ हाँ, ये अलोंग हमारे पास में टेंशन, ठीक है। ये लो, अब अपने मतलब कि कंपोनेंट करने के लिए हमको एंगल चाहिए, तो ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, Yes, तो ये जो एंगल है थीटा। ये क्या थीटा बन जाएगा ना, ठीक है। अब अपने एमजी कंपोनेंट कर लेते हैं। यहाँ की तरफ एमजी कंपोनेंट क्या आएगा, mg sin थीटा, सॉरी cos थीटा भाई, इधर यहाँ Yes, थीटा yes, है। हाँ। और ये जो अपन यहाँ की तरफ आ जाएगा mg mg sin थीटा। sin थीटा। बस हो गया क्वेश्चन। हाँ हाँ क्या करोगे, equate ये जो कर है देंगे। t, इसको इसके बराबर कर दिया, हाँ ठीक है। हम हाँ। हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही कंपोनेंट करते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट, और इसको इसके बराबर कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नॉर्मल इक्वल टू mg mg cos थीटा cos थीटा और एंड t is mg sin और थीटा। ये येलो वाला बहुत हाईलाइट। t इक्वल टू mg sin थीटा। ठीक है। सर मेरा एफबीडी नहीं बन रहा था बराबर। सर मैंने हाँ सर मैंने नॉर्मल XYZ जैसा बनाया, मतलब जैसे हम करते हैं वैसे बनाया। तो मेरा एक्स t वाई इज इक्वल टू, जेड कहाँ से आ गया, नहीं सॉरी सर, XY एक्सिस बनाया। तो t इज इक्वल टू ठीक है। mg sin थीटा आ गया और n इज इक्वल टू mg बाय cos थीटा आ गया। कैसे आ गया mg बाय cos थीटा भाई, सर आप एक बार करके बताओ ना नॉर्मल से। हाँ सर, नॉर्मल मतलब। हाँ सर, अलग आंसर है मतलब मेरा भी। हाँ सर, मेरा भी अलग आंसर है सर। नो कौन सर, सा यही है नॉर्मल, अरे आंसर। ये यही तो है मेरा अबे चुप, पहले बताओ कौन सा नॉर्मल, कौन सा मेथड। एक्स वाई एक्सिस मतलब जैसे है अच्छा वैसे ले लिया। जैसे क्या करते हैं वैसे। अच्छा, तुम कह रहे हो कि इसको एक्स एक्सिस बोलूं और इसको वाई एक्सिस बोलूं, हाँ ये हाँ yes सर। ठीक है। तो यहाँ पे हाँ mg लगा दिया, ठीक है, हाँ यहाँ पे लगा दिया नॉर्मल, और यहाँ पे क्या लगा दिया, टेंशन। ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा और ये एंगल थीटा, राइट। तो इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, n cos थीटा। इसका भी तो कंपोनेंट आएगा ना इधर, t हाँ sin सर। थीटा, t sin हाँ थीटा, ठीक है। t sin इसका थीटा इधर इज इक्वल कंपोनेंट टू क्या mg। आएगा है, और इसका इधर कंपोनेंट क्या बन जाएगा, t cos थीटा। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, t cos थीटा इक्वल टू n sin थीटा। सर t sin थीटा यस इज इक्वल सर, टू ये mg आया। नहीं लिख सकते? t sin थीटा इज नहीं, अरे इक्वल टी टू तो साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा। यस एन cos थीटा और क्या भाई, देखो ना वर्टिकल में कितने कंपोनेंट आ गए, तुमने उसका अकेले का कंपोनेंट लिया, नॉर्मल का, टेंशन का भी तो लोगे ना। हमारे सारे कंपोनेंट जो हैं वो दो परपेंडिकुलर अपने डायरेक्शन के अंदर होने चाहिए भाई। क्यों, तुमको बताया गया है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। तो इंडिपेंडेंट जो डायरेक्शन है उसी में तो कंपोनेंट करो सारे के सारे। ठीक है। हाँ सर, वहाँ पे ही रॉन्ग हुआ था। हाँ तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, जैसे और करो। सर उसको आगे करो ना, सर दूसरी आगे करो। क्वेश्चन वो थी ना। सर इधर mg cos थीटा वाले इसमें थीटा कैसे मिला? थीटा यार, ये देखो ना, कहते हैं राइट एंगल, कहते हैं ट्रायंगल बन गया ये वाला, हाँ है ना। सर, तो ये एंगल थीटा, ये कितना बन जाएगा, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना बन जाएगा, थीटा, क्योंकि
परपेंडिकुलर होती है ना ये लाइन तो। अच्छा सर। सर दूसरी इक्वेशन से क्या आएगा? सेम ही वो ऐड करके आएगा ना। आंसर, तो आंसर थोड़ी ना बदल जाएगा। तो उसमें तुम लिखोगे कि t sin थीटा प्लस n cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg। और सेकंड इक्वेशन कौन सी बनेगी, ये वाली, कि t cos थीटा इक्वल टू n sin थीटा। तो फिर लिखोगे t cos थीटा इक्वल टू n sin थीटा। अब यहाँ पे किसी एक को रिप्लेस कर दो, तो हमारे पास t का वैल्यू क्या है, n sin थीटा बाई sin थीटा cos थीटा। अब इस t को यहाँ पे एंड पुट कर tan दो, थीटा। तो क्या बन जाएगा, n sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस n cos थीटा इक्वल टू mg। यहाँ से कॉमन ले लो n को, तो ये क्या बन जाएगा, सेम sin आएगा। स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू mg cos थीटा। तो n की वैल्यू क्या बन जाएगी, यस, mg cos थीटा। mg cos थीटा। ओके तो बेटा आंसर तो सेम ही आएगा, चाहे तुम कोई से हाँ सर, मैंने वो से ऐड करो। नहीं किया एफर्ट था। हाँ ठीक है ना। तो whenever you do component, make sure that all the components are mutually perpendicular. सर थोड़ा सा ऊपर लो ना सर अभी। हाँ सर। हो गया सर, थैंक यू सर। तो चलो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ। कल तुमको एक चीज मैंने बताई थी कि कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का ऊपर जो है ना नॉर्मल फोर्स लगता है वो सेंटर से पास होता है, याद है ना। क्या सर? कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का नॉर्मल फोर्स के सेंटर से पास होता है। जैसे हाँ कि अगर हाँ, सर्कल यस। का देखोगे तो हाँ, तो सपोज तुम्हारे पास में एक ये कुछ ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, दो ये बीच के अंदर ओपन स्पेस है, and there is a spherical object which is kept like this. Yeah. इसका मास m, ठीक है, और इनके बीच का जो तुम्हारा ये जो है ना डिस्टेंस है ये है r, और ये जो तुम्हारे पास में स्फीयर है इसका रेडियस भी r। फाइंड नॉर्मल फोर्स बाय बोथ कॉर्नर्स। जैसे ये है ना कॉर्नर, ये इसके ऊपर लगाएंगे ना, नॉर्मल फोर्स लगाएंगे, ये हमको फाइंड करना है। चलो फाइंड करो। सर इसके अंदर थीटा कुछ नहीं दिया। नहीं, अपने आप फाइंड आउट करो क्या आएगा थीटा।
सर 4 नॉर्मल होएगा क्या? हाँ 4 नॉर्मल पॉइंट्स होएगा क्या? 4 कैसे होंगे? 2 होंगे। 2 ही तो होंगे। सर हो गया। हो गया। यस सर। क्या आया? सर n का वैल्यू आया 2/√3 mg। 2/√3 mg। ओके गुड। यस सर बस। और थीटा आया था π/3। π/3 3 सर π/3। π/3 60 डिग्री है ना? हाँ भाई, और किसी का? बाकी लोग? सर 4/√3 mg आया। सर मुझे नॉर्मल इज इक्वल टू mg आया। कितना नॉर्मल आया बेटा? सर 4/√3 mg आया। ओके चलो ठीक है, करते हैं। देखो पहले तो एंगल निकालना ही सबसे बड़ा काम है, ठीक है? तो देखते हैं, पहले थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये देखो, ये भी आर, ये भी आर, और ये भी आर। तो हमको पता लग गया कि एंगल कितना 60 डिग्री है। अच्छा ठीक है। अब अगर मैं इसको हाफ कर दूं यूं, तो 30 मतलब डिग्री हो जाएगा। अब ये कितना बनेगा? 30 डिग्री। यस ठीक है, तो मैंने एक यहाँ पे बनाया पॉइंट। ठीक है, एक लाइन तो मैंने ऐसे बना दी, एक लाइन हमने ऐसे बना दी ना, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया हमने। अब इसके ऊपर सबसे पहले तो मतलब mg फोर्स लगा दिया। mg फोर्स लगेगा मेरा यहाँ पे लगेगा ना, वर्टिकली डाउनवर्ड। यस सर। अब एक जो मेरा जो है वो यहाँ से पास होगा नॉर्मल, तो कहते सेंटर से पास होगा ना, इसको सपोज मैंने बोल दिया n1। यहाँ वाला जो नॉर्मल है उसको मैंने बोल दिया n2। सर ये 90 डिग्री पे हो गए? क्यों होंगे? नहीं मैं जरूरी वो नहीं देखो है। ना वर्टिकल के साथ। अबे क्यों होंगे? तो जो तुम बोल रहे हो पहले वो सोचो ना। ये एंगल कितना है? 30। मतलब कि जो नॉर्मल है ये है n1, इसका वर्टिकल के साथ एंगल कितना बनेगा? 30। यहाँ पे तुम्हारा एक और नॉर्मल है, इसका एंगल भी कितना बनेगा? 30 डिग्री। ये हो गया n2। और हमको पता है कि अब जो इसका रिजल्टेंट है वो 0 है, राइट? क्योंकि स्टेशनरी है सब कुछ। अब कंपोनेंट करते हैं। इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा? n1 cos थीटा sin 30। साइन आएगा ना यार? हाँ अभी ओके। एंगल, अच्छा एंगल एंगल तो वर्टिकल के साथ है, वर्टिकल के साथ है। एंगल अपना वर्टिकल के साथ बनाओ। इसका हाँ इधर हाँ क्या आएगा? n2 sin n2 30 sin 30। और ये यहाँ पे क्या आएंगे? cos and cos आएंगे। कॉस। तो अब अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ तो यहाँ की तरफ बन जाएगा, ठीक है, ये n1 sin 30, यहाँ पर n2 n1 sin n2 इक्वल 30। आ ऊपर जाएंगे। क्या बन जाएगा? हाँ, तो यहाँ पे आएगा n1 cos 30 प्लस n2 cos 30, और यहाँ की तरफ mg। अब हमको सब कुछ दिख रहा है कि ऑल द फोर्सेज आर इन द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो अब क्या करोगे? पहले तुमने इसको इक्वल किया, ये वाला और ये वाला, तो क्या आएगा?
n1 इक्वल टू n2, और फिर जब मैं इसको और इसको इक्वल कर दूंगा तो क्या बन जाएगा 2n1 cos 30 कितना होता है √3/2 इक्वल टू mg। तो यहाँ से n1 का वैल्यू कितना आएगा 4/√3 हाँ mg बाई रूट हाँ बस mg by क्या, वो तो एक ही बात है, ये दोनों इक्वल ही आएंगे, तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आएगी mg बाई √3। तुम्हारे आंसर तो कुछ और ही आ रहे थे यार। सर वो मैंने ऐड नहीं किया था सर सर वापस कंपोनेंट को। भाई हमने क्या किया, पहले नॉर्मल फोर्स अप्लाई किया। सर मैं इधर तक पहुंच गया, फिर 2 कैंसिल करने के जगह मैंने मल्टीप्लाई करके दोनों। मेरा भी वही तो हुआ। पहले हमने लगाए ये यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, हमें पता है कि नॉर्मल फोर्स जो होता है कहते हैं सेंटर से पास होता है, तो ये हमने पास करा दिया सेंटर से। ठीक है, हमको पता है कि ये एंगल कितने बन रहे हैं वर्टिकल के साथ में 30 है ना, क्योंकि देखो ना हमारा क्या 60 डिग्री अपने आ रहा था टोटल। फिर हमने कंपोनेंट किए, इसका एक्स कंपोनेंट, इसका एक्स कंपोनेंट, तो फिर पहले एक्स कंपोनेंट को 0 किया तो हमारे पास में रिजल्ट आ गया n1 इक्वल टू n2, और फिर वर्टिकल कंपोनेंट लिया, इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा n2 cos 30, इसका आ जाएगा n1 cos 30, और ऊपर की तरफ ही है दोनों, तो बोथ विल एड अप राइट, सो इट विल बिकम ये। ठीक है, चलो होमवर्क। लेक्चर 2 के अंदर काफी क्वेश्चन है ना दिए हुए हैं, ठीक है, उनको करना है। ये अपने इक्विलिब्रियम वाले, ठीक है, स्टेशनरी वाले। चलो लेक्चर 2 के किधर, मतलब लेक्चर 2 का जो एग्जांपल, यस सर। एग्जांपल्स ओके सर। नहीं तो बाकी तो एससीवी में से कर लेना ना। सर सबमिट कहाँ करना है? सबमिट नहीं करना, क्लास में बता देना मेरे को। ओके सर।